सिंह शेख जी, शमशुद्दीन तंबोली जी और बाकी सब साथी और को अवॉर्डीज़ जो है उनको मैं हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार और आभार मानती हूँ। आप सब यहाँ पे आए उसके लिए भी आभार मानती हूँ। मुस्लिम संशोधक मंडल के बारे में हमने बचपन से सुना है, पढ़ा है, सोचा है और उसके ऊपर काफ़ी चर्चा भी, और जो उसके ऊपर उनका जो काम रहा है सामाजिक क्षेत्र में उसकी जो एक तरह से एक दृश्य जो है उसके बारे में, सामाजिक सुधार ही उनका एक दृश्य है, उसके लिए दो राय किसी की हो ही नहीं सकती। और मैं डॉक्टर पी.ए. नामदार से बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने जिस साहस और बहादुरी से अपना रास्ता चुना है उसके लिए हम आपके और हमीद दलवाई जी ने जिन्होंने शुरू किया था उनको हम प्रेरणा देते हैं। उसके साथ साथ हम ये भी मानते हैं कि सामाजिक सुधार की बात है, उसके भी अनेक और अलग अलग रास्ते होते हैं। और मुझे मैं जब ये कार्यक्रम के लिए आने वाली थी और कुछ पढ़ रही थी और सोच रही थी तो कुछ 25, 27, 28, 30 साल पहले की बात मुझे याद आई और मैंने सोचा यही मंच सही है, मंच है जिसके ऊपर मैं ये बात रखूं, क्योंकि कॉमन सिविल कोड, सामाजिक नागरिक कानून को लेकर जो समझ है, गैर समझ है, कंट्रोवर्सी है, उसके बारे में कुछ बातें रखना आज के देश के माहौल में बहुत जरूरी। तो मैं 25-30 साल की पहले बात करती थी तो उम्र भी छोटी थी, जोश भी ज़्यादा था, गुस्सा गर्मी इतनी थी जैसे आज भी है मेरे अंदर। और एक केसी कॉलेज बम्बई में हमने एक डिबेट किसी फोरम में रखी थी जिसमें हम एक तरफ थे, मेरे साथी भी थे, और दूसरी तरफ एक ज्येष्ठ जनसंघ आरएसएस नहीं, जनसंघ और बीजेपी के नेता वीरेंद्र शाह जी थे और यही सब्जेक्ट था कॉमन सिविल कोड, सामान्य नागरिक कानून। तो मैंने कुछ अभ्यास किया था कानून की भी कुछ दिलचस्पी है, कानून से भी दिलचस्पी है, नारीवाद से भी दिलचस्पी है, मानव अधिकार से भी दिलचस्पी है और सांप्रदायिकता के खिलाफ भी लड़ने की कई सालों से हमारा काम है। और ये बात बार बार मुझे दिमाग में आती थी कि क्या राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्रवाद और एकता का मतलब समानता है या विभिन्नता भी है? विभिन्नता किस तरह होनी चाहिए, कानून के अंदर भी, कोर्ट के अंदर भी, कोर्ट के नजरिए में भी, और क्या सामान्य कहते कहते बहुसंख्यकवाद आ सकता है? ये सवाल घूम रहे थे। तो मैंने कुछ अभ्यास किया था उसको लेकर थोड़ा बहुत, और मैंने 2 सवाल उनको रखे वीरेंद्र शाह जी को कि अगर हम एक कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात रखते हैं, सामान्य नागरिक कानून की बात रखते हैं, तो क्या आप नारीवाद पसंद, बच्चा पसंद फैमिली लॉ चाहते हैं क्या? ये मेरा मोटा सवाल था कि फैमिली लॉज मेरे हिसाब से एज अ फेमिनिस्ट और एज अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ऐसे होने चाहिए, क्योंकि फैमिली लॉज जो हैं, जो परिवार कानून होते हैं, जो कुटुंब के कानून हैं, वो मैरिज को लेके होते हैं, मतलब शादी, ब्याह, मेंटेनेंस, डाइवोर्स, बर्थ और डेथ, मतलब इसके ऊपर होते हैं मोटे तौर पे अगर हम देखा जाए। तो मैंने सवाल उनको कहा कि अगर नारीवाद पसंद, हमें इस तरह के सामान्य कानून चाहिए, और उस वक्त भी आंकड़े सामने थे और आज भी आंकड़े जाहिर है कि एक शादी के बाद दूसरी शादी करने की बात और तीसरी शादी करने के बाद सिर्फ एक कौम की खराबी नहीं है, सब कौमें ये करती हैं कि शादी कर लो, चाहे वो जायज है ना जायज है। हो सकता है कि पॉलीगमी हिंदू धर्म में जायज नहीं है, फिर भी 2 शादी करने वाले हमारे नेता भी हैं, हमारी बिजनेसमैन भी हैं, हमारे लॉयर्स भी हैं, जो उसको ऑफिशियल एक नाम नहीं होता है मगर शादियां 2-3 होती। तो मैंने वो एक ही सवाल पूछा कि क्या ये जो एक बिंदु है कानून का, फैमिली कानून का, जिसमें ये कहा जाता है कि पहली बीवी और बच्चों को चाहे किसी का भी दोष हो, कम से कम प्रॉपर्टी और फैमिली में कुछ ना कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, और कोई भी इंसान, कोई भी मर्द वो विल ऑफ नहीं कर सकता, और इट हैपेंस टू बी कि इस्लामिक कानून में ये बात है, क्या आप इस पे कबूल करेंगे क्या? एक बात। और दूसरे सवाल मैंने ये कहा था कि जो हमारा एक सेक्युलर कानून है शादी को लेकर, जिसको लेकर हमने भी शादी की, स्पेशल मैरिजेस एक्ट 1970s का जो एक्ट है, उसमें भी जो संशोधन आते गए कानून आने के बाद, वो संशोधन भी एक बहुसंख्यक नजरिए से लाए गए,
क्योंकि आज अगर मैं एक हिंदू, मैं एथियस्ट हूँ, मैं तो नास्तिक हूँ, मगर अगर मैंने हिंदू परिवार में मैं पैदा होती हूँ और मैं शादी करती हूँ दूसरे धर्म के व्यक्ति के साथ, जैसे मेरी हुई है अंडर द स्पेशल मैरिजेस एक्ट, उसके बाद बेनिफिट मुझे फिर भी इनहेरिटेंस का मेरा हिंदू धर्म भी हो सकता है और कॉमन सिविल कोड भी हो सकता है, मगर ये बेनिफिट मुस्लिम, क्रिश्चियन, बाकी धर्मों को नहीं मिलेगा जो हिंदू व्यक्ति को मिलता है अंडर स्पेशल मैरिजेस एक्ट। तो ये दो चीजें जो हैं, क्या आप नहीं मानते कि कहीं ना कहीं हमारे कानून में भी एक बहुसंख्यक सोच आ गई है, और अगर हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड या जेंडर जस्ट कोड या कॉमन सिविल कोड की बात करनी है तो हमें ये बुनियादी बात करनी चाहिए, और राष्ट्रीय एकता और एकात्मता से नहीं जुटते हुए ये कानून को समझना चाहिए कि नारियों के हित में और बच्चों के हित में ये कानून है। ये एक बात मुझे आपके सामने रखनी थी। दूसरी बात मुझे कहना है कि आज जो राष्ट्रवाद और जिस तरह की राजसत्ता का जो ढांचा हमारे देश पे हावी है, और हमारे देश में नहीं सिर्फ काफी देशों पे इस तरह का ढांचा, बहुसंख्यकवाद, अथॉरिटेरियन, ऑटोक्रेटिक, लोकतंत्र को गैर इस्तेमाल करके इलेक्शन को जीत के, चाहे सही तरीके से जीते या गलत तरीके से जीते, वो भी एक अभिवाद बन गया है। क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बाद अभी मालूम चलता है कि इलेक्शन की प्रक्रिया के बीच में, मैं ईवीएम मशीन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मगर वहां के जो उपस्थित जो चुनावी ऑफिशियल्स या चुनावी अधिकारी हैं, उनका क्या बर्ताव होता है, वो भी एक निष्पक्षता से होता है कि नहीं, उसके ऊपर भी बहुत बड़े सवाल बिहार के इलेक्शंस और उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस के बाद खड़े हो गए हैं। अगर आवाम और जनता ये सवाल उठाती है और इलेक्शन सुधार की बात करती है तो ठीक है, नहीं तो मैं मानती हूँ कि वी आर ऑन अ वेरी डेंजरस पाथ। और हम कहते रहेंगे कि हमारे देश में लोकतंत्र है, हम कहते रहेंगे कि ये देश इलेक्शंस हर 5 साल में लेता है या कोई पार्टी जीतती है या हारती है, मगर एक्चुअली बहुसंख्यकवाद, ऑटोक्रेसी और थियोक्रेसी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जब हम सामाजिक संशोधन की बात करते हैं तो मुझे लगता है हमें न्याय व्यवस्था में भी संशोधन की बात करनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन की भी बात करनी चाहिए, पूरे चुनाव की प्रक्रिया में किस तरह चुनावी प्रक्रिया होती है, उसमें जवाबदेही है कि नहीं, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं। अभी मैंने 5 या 6 ऐसे कैंडिडेट से बात की, मैं पत्रकार भी हूँ, जो उत्तर प्रदेश में 300 वोट से हारे, 57 वोट से हारे, 400 वोट से हारे और 150 वोट से हारे। मैं आपको बताऊंगी कि उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने जो मुझे बताया तो हम हैरान हो गए कि किस तरह चुनावी प्रक्रिया वहां पे चल रही थी। एक बात ये थी कि इलेक्शन हो जाता है बिलासपुर, रामपुर में, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, वहां पे इलेक्शन होने के बाद बूथ से लेकर स्ट्रांग रूम तक जो मशीनें जा रही हैं, ले जाने में कोई एजेंट साथ में नहीं होता, कोई एजेंट साथ में नहीं जाता। इसीलिए बनारस में 200 मशीनें पकड़ी गई, कहीं और 300 मशीनें पकड़ी गई, कहीं वो कचरे के डब्बे में थी जहां पे वोट डाला गया था, वगैरह वगैरह। तो ट्रांसपेरेंसी चुनावी आयोग की भी आज नहीं रही है। उसके बाद आपका 7, 8, 10 फेज का इलेक्शन हो रहा है, 7 फेज का इलेक्शन हो रहा है, 5 फेज का इलेक्शन हो रहा है, और इलेक्शन होने तक 1 महीना 3 हफ्ते के बाद आपकी काउंटिंग शुरू होता है। उस वक्त जब स्ट्रांग रूम में लोग, मतलब रात दिन फिर पोलिंग एजेंट वो स्ट्रांग रूम का निगरानी कर रहे हैं, सीसीटीवी वहां पे चलते हैं, नहीं चलते, कभी 10 घंटे के लिए बंद हो जाते हैं, और जब बॉक्सेस खुलते हैं, मैं अभी मशीन तक तो गई नहीं, ये मशीन सही है या गलत उस पर नहीं गई, मैं पूरे प्रक्रिया की बात कर रही हूँ। तो जब खुलता है रूम काउंटिंग के दिन, तो उसमें कम से कम 40% मशीन बॉक्सेस उनको मिलते हैं जिसपे सील ही नहीं है। ये हुआ है, हमको ये सुनना है, नहीं सुनना है, इसके बारे में सोचना है कि अभी हम मान ही लेते हैं कर्मा है, हमारे देश में कर्मा है, जाति व्यवस्था है, जो पैदा होता है वैसे ही मरता है, कार्मिक हमारा एक देश है जो मान लेता है इलेक्शन हो गया, अभी क्या बात, इसके बारे में बात करने की जा सकती। तो ये हम इस तरह बढ़ते जा रहे हैं। हिजाब की कंट्रोवर्सी ले लीजिए, मैं जानबूझ के उसको उठा रही हूँ क्योंकि मैं मानती हूँ कि
ठीक है, चॉइस के बारे में आप किसी तरह देख सकते हैं, इसेंशियल प्रैक्टिसेस को कोर्ट किस तरह इंटरप्रेट की थी, आवश्यक प्रथा, कोई भी मजहब की आवश्यक प्रथा कोर्ट इसको इंटरप्रेट करेगी या कौन इंटरप्रेट करेगा, ये एक बहुत गहरा सवाल है। मुझे सिर्फ आपको ये बताना है कि अगर आप दलित दृष्टि से, दलित और बहुजन दृष्टि को हमारे उच्च न्यायालय की जजमेंट्स को देखेंगे तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कभी कभी कि गर्भगृह में किसी को नहीं जाने देना ये भी हिंदू सनातन धर्म का एक इसेंशियल प्रैक्टिस है। तो क्या वहां पे मूल्य अधिकार का किसी का उल्लंघन नहीं होता क्या? वहां पे किसी का संविधान का उल्लंघन नहीं होता क्या? और क्या इसेंशियल प्रैक्टिसेस और संविधान सिर्फ एक समुदाय के धर्म को लेकर सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट कर रही है? इसके बारे में भी बुद्धिजीवी को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। ये इसका मतलब नहीं है, और मैं बार बार दोहराती हूँ, इसका मतलब नहीं है कि सामाजिक सुधार मुसलमान कौम के अंदर, हिंदू कौम के अंदर, क्रिश्चियन कौम के अंदर जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी। मगर हम अगर ये राज सत्ता का ढांचे के ऊपर अगर हम थोड़ा सा हमारा अटेंशन नहीं जाएंगे और दोनों को साथ साथ में अगर नहीं देखेंगे तो बहुत बहुत बड़ा खतरा। जम्मू में, कठुआ में, दिल्ली में, हाथरस में, उन्नाव में बच्चियों का बलात्कार कभी मंदिर में हो रहा है, कभी दूसरी जगह हो रहा है, और वही जगहों पे अगर आप इलेक्शन की प्रक्रिया देख रहे हैं तो वही ताकतें जीत रही हैं जो बलात्कार के बाद हमारा राष्ट्र ध्वज आरोपी के बदन के ऊपर घुमा घुमा के फिरा। ये है राष्ट्र प्रेम, आज का राष्ट्र प्रेम। तो आज का राष्ट्र प्रेम मैं मानती हूं, यहाँ पे मुर्शिद साहब भी बैठे, उन्हें इसके ऊपर बहुत अध्ययन भी किया है कि हमारे बीच में ऐसी ताकतें मौजूद हैं, और पूना शहर खास तौर पे वो ताकतों को लेकर बहुत पहचान वाला शहर है। ऐसी ताकतें यहाँ पे हैं। लास्ट संडे को हमारा एक डायलॉग हुआ था, धीरेन्द्र झा नाम के एक वरिष्ठ जर्नलिस्ट है जिन्होंने एक किताब निकाली है नाथुराम गोडसे पर, गांधीज असैसिन एंड द मेकिंग ऑफ हिज इंडिया, मतलब उनके हिसाब से हिंदुस्तान कैसे होना चाहिए। वो किताब में उन्होंने आर्काइवल मटेरियल निकाला है, मतलब लाइब्रेरी से खोज से डॉक्यूमेंट निकाले हैं, और उन्होंने ये दिखाया है कि आरएसएस और हिंदू महासभा का कनेक्शन, सावरकर जी और गोडसे के ऊपर असर, और सबसे अहम यहाँ पे अहमदाबाद की बात हो रही थी, मेरा भी फैमिली ओरिजिनली गुजरात से ही है, कि अहमदाबाद में 1929 में जब हिंदू महासभा की मीटिंग होती है तब पहली बार 2 नेशन थ्योरी की बात रखी जाती कि हिंदू मुसलमान साथ में रह ही नहीं सकते। और ये 7 साल पहले, उसके बाद 7 साल के बाद मुस्लिम लीग ये बात, इसका मतलब नहीं है कि मुस्लिम लीग ने कोई खराबा नहीं करवाया या कोई दंगे नहीं हुआ, मगर अगर हमारे बुद्धिजीवी और हमारे जो इन्फ्लुएंशियल, जो हमारी सोच विचारधारा है हिंदुस्तान में, जिसमें हिंदू अपर कास्ट के लोग जाहिर है वो ज्यादा प्रभावित है, वो इसके बारे में कभी सोच के बारे में नहीं सोचेंगे कि आज की सरकार केंद्र में और बाकी कम से कम 15 या 16 राज्य में ऐसी सरकार बैठी है जिसकी आइडियोलॉजिकल जो ताकत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वो खुद संविधान में नहीं। तो संवैधानिक पद पे ऐसे लोग बैठे हैं जो संविधान को पलटाने की बात, अपने किताबों में, अपने सोच विचारधारा में, एक एक चीजों में। और आखिर बात, मतलब दिसंबर से लेकर, मुझे ज्यादा समय नहीं लेना है, बहुत सारे बहुत अहम वक्ता यहाँ पे, मगर चूंकि मुझे तंगोली जी ने कहा था कि आप कुछ ना कुछ देश के बारे में बताएं, इसलिए मैं लिबर्टी ले रही हूँ। नहीं तो मैं ये बात सब नहीं कहती कि दिसंबर 19 से लेकर आज तक गए 7, साढ़े 7, 8 साल तो हम छोड़ भी दें, हालांकि छोड़ नहीं सकते क्योंकि 2014 के इलेक्शन के बाद सबसे पहला हादसा ये शहर में हुआ था, मोहसिन शेख का हादसा हुआ था, मोहम्मद इखलाक के पहले 1.5 साल पहले, कि जिस तरह से ओपनली, चाहे वो एक तरह से धर्म संसद हो, वो किस तरह का धर्म हो सकता है मुझे नहीं पता, जो इस तरह के काटने मारने की बात कर सकता है, और अपने वरिष्ठ नेता जो है ये देश के केंद्र में चुप्पी मार रहे हैं, क्योंकि चुप्पी का मतलब है हम उनके साथ है, ये भावना के साथ है। साइलेंस मीन्स कंसेंट, और कुछ भी नहीं है।
तो दिसंबर से लेके उसके बाद आपका न्यू ईयर्स डे आता है, नया साल के दिन आता है, और जैसे गए जून में वो घटिया सुली ऐप रहा था, बुल्ली दी ऐप आता है, उस वक्त वो ट्विटर पे था, इस वक्त वो गिटहब पे है। और जो भी हमारी मुसलमान बहनें, नौजवान बहनें और प्रोफेशनल्स, जो चाहे रेडियो जॉकी हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे आपकी अपने क्या JNU के स्टूडेंट, उनकी अम्मा हो फातिमा नफीस, नजीब की अम्मा, उनको सब आप बेच रहे हैं, ऑक्शन कर रहे हैं। ये कौन सी घटिया सोच है जो हमारे देश के हावी है, और कौन से धर्म और कौन से समाज के साथ ये जुड़ी हुई है। जब तक बहुसंख्यक समाज इसके बारे में सोचेगा नहीं गहराई से, ये हमको भी खा डालेगा, चाहे वो नफरत आपका हो या इस तरह की घटिया एंड गैर औरतों के खिलाफ की सोच की बात। उसके बाद क्या होता है, इलेक्शन 5 राज्य में आते हैं। किस तरह का इलेक्शन प्रचार होता है, किस तरह का प्रचार, 80 और 20, श्मशान और कब्रिस्तान। कपड़ों से हमारे प्रधानमंत्री लोगों को पहचानते हैं और नहीं पहचानते हैं। अब्बा जान, कितनी चीजें हैं। आप क्या कहना चाह रहे हो आवाम को? इलेक्शन के रिजल्ट आ जाते हैं, थोड़ी बहुत शंका है रिजल्ट्स पे, वो शंका सही है गलत है अलग बात है, और उसके बाद एक ऐसी फिल्म निकलती है। मैं नहीं कहती हूँ कि पंडितों के पलायन के बारे में फिल्म नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। जैसे परजानिया बनी थी, फिराक बनी थी गुजरात को लेकर, बननी चाहिए। मगर एक फिल्म अगर एक सांस्कृतिक आधार बन जाता है, काट मार और जनसंहार, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत गलत चीज हमारे समाज के बीच में हो रही है और हम लोग सब चुप है। थिएटर के अंदर कोई 150 टिकट खरीद के किसी को बेच रहा है, तो कोई पुलिस ऑफिसर को बोल रहा है आप जाके देखो, ताकि हमारे वरिष्ठ IAS IPS ऑफिसर बैठे होना चाहिए। असर क्या होगा ये चीजों का, इस तरह के प्रोपेगेंडा का असर क्या होगा हमारी व्यवस्था पर। और चुप्पी जब राजनेता लेके लेते हैं, तो ये चुप्पी का मतलब है कि राजनेता यही चाहते हैं कि इस तरह की बातें पब्लिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में फैले। और नागरिकता संशोधन कानून के वक्त जो आवाज उठी थी अल्पसंख्यक समाज से, जिसमें हमने भी उनका साथ दिया था, कि उनके एग्जिस्टेंस के खिलाफ एक बात उठी थी वो संशोधन को लेकर, और वो आंदोलन खड़ा हुआ था दिल्ली में और हर जगह पे। आपने ऑलरेडी बिना संविधान को बदल करके आपने सेकंड क्लास सिटीजन का स्टेटस स्थापना करने का काम शुरू कर दिया, और एक तरह से सफल भी है दोस्तों। और मैं नहीं कहूंगी, कहना तो बहुत है, मगर कहीं ना कहीं मैं बस जहां जाती हूँ अपील करती हूँ बहुसंख्यक बुद्धिजीवियों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को, हर तबके को इस वक्त चुप्पी लेके बैठने का वक्त नहीं है। कुछ ना कुछ करना अपने जगह पे, अपने सोसाइटी में, अपनी दिशा में आपको करना पड़ेगा। हम नहीं करेंगे तो आपको पता भी नहीं है कहां पे जा रहा है रास्ता, क्योंकि नफरत और हिंसा का रास्ता सिर्फ और नफरत और हिंसा ला सकता है, उसमें और कोई सॉल्यूशन नहीं है। हो सकता है कल हजारों लोग ये तबके के मारे जाएंगे, उस तबके के मारे जाएंगे, मगर वो हिंसा जो है परिवार खानदान के अंदर भी आ जाएगी, और समाज में एक बार घुसती है तो बाहर निकलने वाली नहीं है। डर और भय सबके लिए जान प्यारी होती है, मगर कभी कभी मुझे लगता है हमें उससे बाहर निकल के सामूहिक स्तर पे इसको चैलेंज करना ही पड़ेगा, ये चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शेख जी, शमशुद्दीन तंबोली जी और बाकी सब साथी और को अवॉर्डीज जो है उनको मैं हमारी तरफ से बहुत बहुत प्यार और आभार मानती हूँ। आप सब यहाँ पे आए उसके लिए भी आभार मानती हूँ। मुस्लिम